My lord, in this matter, the dispute is with regard to grant of a lease. Lord, the lease was granted in our favor way back in 1989 for a period of 3 years. And since then, Lord, we are continued in possession. Thereafter, Lord, we entered into a compromise with the respondent in a partnership with the respondent number 4. Lord, for the purpose of running a business in that premises. Only for that purpose, that document we have filed. Immediately after that, Lord, he moved an application, respondent number 4, that this lease be allotted in his favor. Lord, the Najul officer gave a report in his favor, and thereafter matter was placed before the collector. And Lord, collector किस चीज की लीज थी ये? लीज इसमें एक दुकान के लिए जी उसकी टर्म्स, ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? ऐसे पार्टनरशिप करना अलाउड है क्या? नो, दैट इज नॉट, दैट ऑफ कोर्स तो लीज आपकी वैसे ही निरस्त हो जाएगी। नहीं, आप किसको अलॉट करना है ये कलेक्टर नहीं, वो उन्होंने ऑब्जर्व, दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द कलेक्टर। तो भाई once you have admittedly violated the terms and conditions of the lease, sir, cancellation, entering into a contract with somebody else for a partnership, and what is your locus? ये पार्टनरशिप हमारी बिजनेस के लिए थी। अरे भाई जी, पढ़े उस पार्टनरशिप को, पढ़े पहले लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े। नहीं, इसमें सर ये मैं बता दूं कि ये डिस्प्यूट इस ग्राउंड के ऊपर नहीं, कैंसिलेशन इज नॉट ऑन दिस ग्राउंड। लॉर्ड, ही सबमिटेड एन एप्लीकेशन, ही मे हैव, नहीं, उसका कलेक्टर हैज डिसाइडेड इन माय फेवर। नाउ द मैटर वेंट अप टू द अपील एंड द कमिश्नर हैज डिसाइडेड अगेंस्ट अस, सो दैट ऑर्डर इज अंडर चैलेंज इन दिस मैटर। पढ़िए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज, पढ़िए पहले जी, इसमें है ये पेज नंबर, ये सर इन्हें टैली कर दे। एक मिनट सर, ये P1 पढ़िए जी, P1 का इसका सिर्फ टाइप कॉपी देख लें, नेक्स्ट पेज पे लगी जी। इसमें लिखा है लीज कंडीशंस नंबर 1, द लेसी शैल पे इन एडवांस एवरी मंथ ईयर सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। ये कंप्लीट नहीं है, लीज डीड कंप्लीट नहीं लगाई है आपने सर। इसमें ये पहला पेज है। हाँ, इसके बाद में फिर पीछे आके इसके ऊपर उन्होंने इसी पेज पे ये मेंशन कर दिया कि आपको कौन सी लीज है, कितने एरिया। नहीं, इसमें क्योंकि इस पे जो है माय लॉर्ड, जो जहां तक ये सवाल इस लीज का है माय लॉर्ड, ये 1992 में ये लीज जो है वो खत्म हो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद ये 2014 तक मतलब लगातार ये इलीगल पोजेशन में थे। इन्होंने कभी रिन्यू कभी किया ही नहीं। इनका जो ग्राउंड 1 में इन्होंने लिखे हुए हैं वो कम्प्लीटली फॉल्स है कि उन्होंने लगातार रिन्यू करते रहे हैं और रिन्यू करने के बाद उन्होंने नजूल को पेमेंट भी किया है। ये सारी चीजें जो है फॉल्स है। इसके अलावा माय लॉर्ड 2014 में जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है, इन्होंने वहां से अपनी लीज, टेम्पररी लीज के लिए अप्लाई किया और कलेक्टर ने ही इसकी लीज जो है उनको ग्रांट कर दी थी। उसके बाद माय लॉर्ड कलेक्टर ने क्या कहते हैं अपने खुद के ऑर्डर को विदाउट द परमिशन ऑफ कमिश्नर खुद को रिवर्स भी कर लिया ऑटोमेटिकली। मतलब उसको अगर इफ ही वांटेड टू रिवर्स इट ही हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द फैक्ट्स। अगर हम कलेक्टर का ऑर्डर पढ़ेंगे कुछ पैराग्राफ तो दैट विल मेक इट क्लियर। आप लोग बहस कर रहे हैं ना, तैयार है ना? तो फिर यस मैम जी शुरू करिए। जी मैं बता शुरू करिए। जी मैं बता सर, ये लीज डीड है। उसके बाद में इनेक्शर P2 जी, इनेक्शर P2 ये है जो भागीदारी विलय के करारनामा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी। इस अग्रीमेंट के बारे में पहले इनको बहस पूरी करने दीजिए, ठीक है? उसके बाद में आपको चांस मिलेगा, आप अपनी बात पूरी कहिएगा, ठीक है? तो स्टेट को सुनेंगे जी। जी, 2 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड नंबर पहले ये बता दीजिए 2013 में आपके पास में रिन्यूअल का ऑर्डर कहाँ है? नहीं, रिन्यूअल का ऑर्डर जी 92 तक के लिए टेम्पररी लीज थी जी, उसके बाद में रिन्यूअल हुए। हाँ, फिर मैंने एप्लीकेशन दी तो कलेक्टर हैज पास दिस ऑर्डर। वेयर इज दैट ऑर्डर? वो यही तो है, इनेक्शर P6 जो है सर। P6 जी, ये दिस इज इनेक्शर P17, आई एम सॉरी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर एट पेज 57 जी। क्या कहा कलेक्टर? ए वेरी डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव ऑर्डर हैज बीन पास्ड। सर, इसके पहले का थोड़ा सा आप जरा सुन लें, दैट विल मेक इट क्लियर कि कंट्रोवर्सी आई कैसे जी। इसमें सर जो अभी मैं रेफर कर रहा था P2 कि इसके बाद में इन्होंने इसके बेस पे एप्लीकेशन सबमिट करी है, तो वो देखिए इसमें लगा हुआ है इनेक्शर P4। ये एग्रीमेंट की डेट देखें जो हमारे उनके बीच में बनी। ये एग्रीमेंट की डेट है जो ऊपर टॉप पे है, जिसमें काइंडली नोटेड 25/11/2013 और इनेक्शर P3 एट पेज 22 25/11/13 के बाद में सीधा 25/3/14 को इन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि साहब अब ये हमारे नाम पे अलॉट कर दी जाए। इमीडिएटली आफ्टर दैट विदाउट हैविंग एनी राइट
अब इसके बेस पे ये इनेक्शन P4 है, ये 20/7/14 का नजूल अधिकारी सिवनी का प्रतिवेदन है। और उन्होंने कहा सर कि प्रतिवेदन के हिसाब से कि ये पैसा जमा करते हैं, द लास्ट पोर्शन ऑफ दैट पेज 24। इसके बाद में सर वी रेज्ड एन ऑब्जेक्शन दैट इज इनेक्शन P6। ये हमने कलेक्टर के सामने immediately as soon as we came to know that he has applied for grant of lease, so we submitted an objection note on 20th/10/2014 जी। और हमने कहा कि साहब ये तो हमको पट्टा हुआ था, उसके बाद में हमारा रिन्यू नहीं हुआ, तो हमारा भी रिन्यू कर दिया जाए, बट ही इज हैविंग नो राइट एट ऑल फॉर द ग्रांट ऑफ द लीज। तो उसके बेस पे सर इनेक्शन P7 लगा है। ये 20/10/2014 का है, कलेक्टर का ऑर्डर है। And lordship kindly come to the relief clause at page 37। अब देख लिया उसको, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने टेम्पररी इंजंक्शन की भी लगाई एप्लीकेशन सर, और रिसेंटली यस्टरडे ओनली आई हैव रिसीव्ड दिस कॉपी कि इनका टेम्पररी इंजंक्शन दैट वाज रिजेक्टेड। इसको मैं आज प्लेस करने ही वाला था, तो फिर भी आपके किस तारीख का ऑर्डर? परसों का ऑर्डर है ये? नहीं, परसों का नहीं सर, ये 14 अक्टूबर का। 14 अक्टूबर 22 का ऑर्डर? हाँ जी, उन्होंने दिया नहीं सर, क्योंकि केस लिस्ट नहीं हुआ था, जी। तो अभी हमारे पास में कल आया। अब सर इसमें ये मैं सिविल सूट रेफर कर रहा था नेक्स्ट P9। देन लॉर्डशिप काइंडली कम टू वी हैव फाइल्ड द रिटन स्टेटमेंट, हमने उसकी भी कॉपी मेंशन हो गया। सिविल सूट में राइट्स डिटरमिन होंगे आप लोगों के, फिर यहाँ अभी केवल 39(2) सिविल सूट इज गोइंग ऑन। तो सिविल सूट में तो आप लोगों के राइट्स डिटरमिन होंगे सर। सिविल सूट है ना, दे हैव फाइल्ड सिविल सूट। भैया आपका भी तो प्रति दावा है। सो फार एज द अलॉटमेंट ऑफ लीज इज कंसर्न, दैट कैन नॉट बी डन बाय द सिविल कोर्ट। हाँ, दैट इज द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। वेयर इज द ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट इन हिज फेवर? नहीं, इनके फेवर में तो है ही नहीं। तो है नहीं है, तो फिर क्या चैलेंज कर रहे हैं आप इसको? नहीं, मैं इसमें ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जो कलेक्टर ने हमारे फेवर में ऑर्डर कर दिया, आई एम कमिंग टू दैट। कलेक्टर ने कह दिया कि साहब इन्हीं को दिया जाए हमको, और इनकी लीज बना दी जाए, और ये प्रीमियम जमा कर दे, दैट वी हैव डिपॉजिटेड। तो दैट ऑर्डर वाज चैलेंज्ड बाय देम बिफोर द एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर हैज पास्ड ओनली 2 पैराग्राफ्स ऑर्डर एंड हैज सेड यस। पहले सर कलेक्टर का ऑर्डर भी देख लें। हाँ, बताइए जी, क्योंकि हमने ये पूरा पैसा, ये आप पेज 49 भी देखें, जो हमने एप्लीकेशन लगाई है 6/7/16 को। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद इट। कलेक्टर का ऑर्डर फॉर अलॉटमेंट मतलब ये कि बिना एप्लीकेशन के ऑर्डर नहीं हुआ। मतलब कलेक्टर ने के सामने जब नजूल अधिकारी ने रखा, तो कलेक्टर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं करे, और उन्होंने कहा पट्टा देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी पास्ड एन ऑर्डर डायरेक्टिंग टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। तो इशू है कि क्या कलेक्टर पुराने कलेक्टर के आदेशों को रिव्यू कर सकता है? Is there any concept of continuity of the proceedings, or will they keep on changing with the change in the incumbents? This is the only legal issue. अब इसमें सर ये है कि आप लीगल इशू का आंसर दीजिए। इनका यही कहना है कि कलेक्टर could not have nullified the order of the earlier. There was no order for granting this. There was no. पढ़िए उस ऑर्डर को, पढ़िए। There was no order. आपके कहने से जगह P5 पढ़िए जरा। जी, इसमें उन्होंने लिखा है, अस्थायी पट्टे की शर्त का उल्लंघन करते हुए राजेश प्रकाश सो में प्रीमियम की राशि इतना जमा कराएं। Without reviewing this order, without taking concurrence of the competent authority to review this order, would collector pass order contained in annexure P70? Because this is the only. Yes, I understood. I understood. If you have understood, then please answer that legal question in a legal manner. वही तो मैं कह रहा हूँ कि there was no order of allotment. वो उन्होंने he conducted an inquiry thereafter on my objection, because this decision was taken behind my back. So I raised an objection. That objection was considered. This order could have been challenged before the superior authority by you. But the collector could not have reviewed. This is what he is raising an objection. Collector, once this order was passed, अतः आवेदक को वर्ष 14-15 के लिए प्रश्नाधीन नजूल भूमि प्रीमियम एवं अर्थदंड राशि शासकीय कोष में जमा कराए जाने के पश्चात पट्टा तैयार कर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण नजूल अधिकारी सिवनी की ओर प्रेषित। उसके बाद ऑर्डर कब हुआ कलेक्टर का? मतलब ये 9/9/2014 का ऑर्डर है जिसमें लीज ग्रांट की गई है। That is for period of 1 year. उसके बाद दोनों पक्षकारों ने फिर एप्लीकेशन लगाई। सर ये भी तो है ना, दैट वाज लीज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद दोनों ने लगाई, कलेक्टर फिर हाई कोर्ट आए। इनकी लीज कैंसिल हो गई क्या उसके बाद? नहीं, है ही नहीं।
He doesn't have any lease. Sir, वही है. Application was made. एक मिनट, just please let me complete it. This is not the way to argue the matter before the High Court. When I am asking you some question, you are not answering. No, I'm answering. If you are not willing to hear this matter, please either you Mr. Verma, this is not proper. No, this is not Mr. fair. Verma. नहीं, you आपका ये जो prejudice हमारे against में है, this is I'm observing. I'm not happy. I'm not happy. If you are not satisfied with my arguments, please either You answer my query. I'm saying You have but not answered. I have asked you twice. he is disturbing the court as also to I me have also. already told him not to disturb you. Is it the way to argue the matter before the High Court? Whether I told him in the first instance or not that he should not disturb you. Despite that, he is doing all this. So if he is disturbing, then I'll take care of that. When I'm asking you a specific legal question, I have already answered, and I'm reading that order, copy of the order. Please go through that order. That will make it clear. Which order? Order of the collector as a whole. I will read it. Right from paragraph this 17. आप पढ़िए please. जी. उसके बाद में your lordship में pass an order. जी, ठीक है. And now you will not interrupt. आप 15 मिनट में अपना argument पूरा करिए. जी, पढ़िए. If possible, I will do it. जी. If it is not possible, then I will continue it. पढ़िए. जी. Paragraph 17. जी. प्रकरण में उपरोक्त विवेचित तथ्यों आवेदक सहित एवं अभिभाषक प्रस्तुत किए गए दस्तावेज उसी प्रकार आवेदक अस्थायी पट्टेदार के अभिभाषक द्वारा किए गए मौखिक तर्क एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन तर्कों परिशीलन पर प्रमुख रूप से यह पाया जाता है कि आपत्तिकर्ता अस्थायी पट्टेदार राजकुमार चक्रानी पिता सोनसो को नजूल प्रकरण नंबर सोनसो में नजूल भूमि की जांच रिपोर्ट 5/2/91 के प्रस्तावना के अनुसार तत्कालीन कलेक्टर सिवनी के आदेश दिनांक 28/12/91 से अवधि 31/3/92 तक के लिए अस्थायी पट्टा स्वीकृत किया गया था। नजूल अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में विधिवत रूप से पट्टेदार लक्ष्मी प्रसाद नाविक को विधिवत सुना जाकर नजूल अधिकारी ने शपथ पूर्वक कथन किए। साथ ही लक्ष्मी प्रसाद नाविक द्वारा प्रस्तुत बिक्री करारनामा का सत्यापन भी कराया गया। अर्थात आपत्तिकर्ता अस्थायी पट्टेदार राजकुमार चक्रानी को पट्टा विधिवत पूर्व पट्टेदार की सुनवाई के पश्चात स्वीकृत किया गया, किंतु आवेदक विजय कुमार ताम्रकार के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तैयार किया गया है। नजूल प्रकरण 1600 में तत्कालीन नजूल अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता अस्थायी पट्टेदार राजकुमार चक्रानी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही नजूल अधिकारी द्वारा तत्कालीन कलेक्टर के समक्ष नवीन पट्टा स्वीकृति की प्रस्तावना की गई। नजूल प्रकरण क्रमांक 1600 के अवलोकन पर ही पाया जाता है कि प्रकरण में संलग्न इकरारनामा जो कि दिनांक 18/6/14 को लिखा गया है, यह इकरारनामा पक्ष क्रमांक 1 राजकुमार सोनसो एवं पक्ष क्रमांक 2 विजय कुमार पिता सोनसो के बीच में लिखा गया है। इकरारनामा में किए गए हस्ताक्षर का मिलान अन्य दस्तावेजों के हस्ताक्षर से मिलान करने पर प्रथम दृष्टया आवेदक विजय कुमार ताम्रकार के हस्ताक्षर का मिलान तो होता है, किंतु पक्षकार क्रमांक 1 राजकुमार चक्रानी के हस्ताक्षर का मिलान नहीं होता। इसके अतिरिक्त संलग्न चालान 75,171 रुपए की राशि। यहाँ बताइए, required to answer queries of the court. जी। ये ऑब्जेक्शन कहाँ लिया है आपने कि ये जो एग्रीमेंट था ये फर्जी था? You point out specifically. ये भागीदारी अभिलेख है P2 ये फर्जी है। ये सर इसमें जवाब दावा लगा है। मिस्टर काउंसिल, आई एम मैं बता रहा हूँ आपको ऑब्जेक्शन जो मैं रेज योर वॉइस। यस सर, हम लोग वॉइस रेज करने का सवाल नहीं है। बस अब आप बताइए P2 की कहाँ आपत्ति है? केस फर्जी है। ये आप P6 पढ़िए सर। P6 पेज नंबर P6 का जो आवेदन ऑब्जेक्शन है, हाँ पेज 26 बताइए जी। ये लिखा है आवेदक विषय में भी है, आवेदक रिफ्यूजी की 12 पत्थर ब्लॉक को अनावेदक के द्वारा साजिश पूर्वक रूप से फर्जी तरीके से कूट रचना कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर भ्रष्ट तरीके से। अपना सवाल नहीं समझा पाया। अब मैं आगे पूरा पढ़ता हूँ सर। P2 जो है वो फर्जी है, इतना बता दीजिए आपने कहाँ लिखा है? P2 फर्जी का तो हमने जवाब दावा में भी लिखा है, इसमें भी देख के बता देता हूँ। क्योंकि आपके कलेक्टर साहब यहाँ कह रहे हैं कि वो अभिलेख को मिलान करने पर आपके हस्ताक्षर फर्जी पाए जाते हैं। जी। वो आपत्ति कहाँ है आपकी? ये सर पैराग्राफ 6 पेज नंबर पेज 27 पढ़िए जी। यह कि मुझ गरीब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से, किराए के धंधे में घाटा होने से, कर्जा होने से मैंने अपनी पट्टीयुक्त दुकान में अनावेदक क्रमांक 4 के साथ मिलकर बर्तन का व्यवसाय करने हेतु भागीदार विलेख 2013 में निष्पादित कर बर्तन का व्यवसाय कर रहा हूँ। मेरे पार्टनर अनावेदक क्रमांक 4 ने कूट रचना का झूठे दस्तावेज तैयार कर नजूल अधिकारी, नजूल सर्वेयर, नजूल रीडर से साठगांठ कर मुझे अस्थायी पट्टे पर प्राप्त भूमि को क्रय कर लेने के आधार पर उक्त भूमि का पट्टा उसे दिए जाने की मांग
की गई, जिस पर आवेदक क्रमांक 1 से 3 ने साजिशपूर्ण कार्रवाई करके अपने पद व अधिकारियों का दुरुपयोग कर मुझे बिना सुने मेरे पीठ पीछे इतना पट्टा क्रय किए के आधार पर वो कर दिया। ये कूट रचित। अब कलेक्टर का सर फिर से आप ऑर्डर देखें जो मैं पढ़ रहा था। जी पढ़िए आगे। कलेक्टर का ऑर्डर में उन्होंने ये बड़ी क्लियर फाइंडिंग दी है कि किसका राइट है और किसका नहीं, और उन्होंने कहा पैसे जमा करें। पैराग्राफ 18 हाईकोर्ट के ऑर्डर, इसमें पेज नंबर मैं बता दूं। ये है सर, इसमें पेज 15 एनेक्स पेज 52, पेज 52 दोनों ने लगाई। दोनों ऑर्डर आप देख लें। ये पहली वाली जो पिटीशन है सर, ये WP 8513/2017, दिस वाज फाइल्ड बाय द पिटिशनर राजकुमार चक्रानी, और इसका ऑर्डर है सर 4/7/17 का, जिसमें हाईकोर्ट ने ये सिर्फ यही कहा है कि respondents have allotted a temporary patta on 25/3/85 in favor of one Lakshmi Prasad Navik, and the petitioner has purchased the commercial and made so and so Lakshmi Prasad itna. Respondent number 2 had granted a permission and renewed the patta in his favor. The petitioner thereafter filed an application for renewal of the said lease, Annex P6. He submits that the said application is pending consideration before respondent number 2 and 3. He therefore prays that an appropriate direction may be issued to the respondent number 2 and 3 to consider and decide his application for renewal. Thus, without entering into the merits of the case, the petition filed by the petitioner is disposed of with the direction to the respondent number 2 and 3 to consider and decide the application in Annex P6 submitted by the petitioner for renewal of lease within a period of 60 days from the date of receipt of certified copy. This was order in my case. और फिर इन्होंने भी एक लगाई सर, ये Annex P16 है at page 53। इसमें भी सर इन्होंने कहा कि हमने एप्लीकेशन दी हुई है, तो उसमें भी आया द कलेक्टर सिवनी इज डायरेक्टेड to decide both the applications. Lordship, kindly come to page 56. The last paragraph. The collector Suni. Now we'll continue after lunch.